बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। बट डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एमडीकैट केमिस्ट्री में ए प्लस सीरीज का टेस्ट 1 डिस्कस करना है, जो कि बुक 1 से एसोसिएटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है। उसके हवाले से डिस्कशन होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेस्ट और जानते हैं कि आज के टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट का आगाज करते हैं। ए प्लस सीरीज का टेस्ट 1 हमारे टेस्ट सेशन का पहला टेस्ट, जो कि बुक 1 फिजिकल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है। टेस्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। स्टेटमेंट है, The combustion analysis of the weighed amount of an organic compound contains 60% carbon. Okay, उसने combustion analysis, जिसे हम लीबैक्स मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम empirical formula determination करते हैं उन तमाम कंपाउंड्स की जो कि बर्न किए जा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं, ठीक है। मैंने रिवाइज किया, उसमें वो परसेंटेजेस हमें बता रहा है कि कार्बन 60% है, हाइड्रोजन 8% है और ऑक्सीजन 42% है। और वो पूछता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। बहुत सिंपल एनालिसिस, बट आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू पीपल। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने, डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी उसे हमने लिख लिया। ये एमडीकैट है और इसमें हमने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अपना रिजल्ट जनरेट करना, ऑफ कोर्स, ताकि हम सही रिजल्ट को बड़े महदूद वक्त में फाइंड आउट कर सकें। उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है, पहला स्टेप आप परसेंटेजेस फाइंड आउट करते हैं। दूसरे स्टेप में आप हर एलिमेंट की परसेंटेज जो है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि आपके 582 आई है। अच्छा, अगर तो ये फ्रैक्शंस में आए तो फिर हम किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम होल नंबर्स में नंबर ले, और अगर ऑलरेडी होल नंबर में आया है तो एज इट इज आई एम गोना प्लेस इट बिहाइंड। दिस इज माय एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि बड़ा सिंपल और क्लियर है, आपके सामने है। और आप इस डिस्कशन के बाद एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 की जो ऑप्शन है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड क्लियर, जो कि आपके सामने सॉल्व की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 में एक टेबल दिया गया है। क्वेश्चन है, which of the following statement does not match correctly for the mole? You know what is mole? चाहे एक एटम हो, चाहे एक मॉलिक्यूल हो, चाहे फॉर्मूला यूनिट हो, चाहे एक आयन हो, इन सबके masses को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज 1 mole of that species, whatever it is. क्लियर है? तो मैं टेबल में देखता हूं कि तमाम मोल्स की सही वैल्यू है, गलत कौन सी है। सो अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूं तो सब्सटेंस में कहते हैं एलिमेंट, ग्राम एटम, यस एटम 1 मोल से 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं, 1 मोल ऑफ एटम भी बोलते हैं। हाइड्रोजन की मिसाल दी है, बिल्कुल सही, उसका मैथ बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन देखते हैं। बीटा ऑप्शन में कहता है मोलेकुलर कंपाउंड, उसने दिया ग्राम मॉलिक्यूल ही होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यस। उसके बाद H2O 18 ग्राम, बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं, इट्स वेरी सिंपल एंड द कॉमन थिंग। आयनिक स्पीशीज की बात कर रहा है, ग्राम आयन, यस, उसके बाद मोल को 1 ग्राम आयन भी कहते हैं, और OH नेगेटिव और 16 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। ऑक्सीजन 60 ग्राम है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम मैस है, OH नेगेटिव का 17 ग्राम होगा, उसका 1 मोल 17 ग्राम का होगा। बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसने यही पूछा था कि बताएं कौन सी ऑप्शन गलत है। सो चार्ली इज माय आंसर। अगर मैं डेल्टा देखता हूं आयनिक कंपाउंड में तो बिल्कुल सही मैस दिया गया है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। What is the volume occupied by the 0.5 moles of carbon dioxide? My dear students, हमने लेक्चर्स में भी जिस चीज की प्रैक्टिस की, हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे। हमने स्टैंडर्ड्स बना के कोरिलेट किया था चीजों को। उस तमाम कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में रखिएगा। मैंने इसे सॉल्व भी किया है, इसे रिवाइज भी करूंगा। अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। At the presence of the 15 kPa, अच्छा, किलो पास्कल्स में प्रेशर दिया गया, हमें पास्कल्स में चाहिए, तो किलो पास्कल्स को पास्कल्स में कन्वर्ट करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, टेम्परेचर उसने दे दिया है। वेल सिंपल, हम एक फार्मूला लगाते हैं। सी व्हाइट बोर्ड, बड़ा सिंपल सा फार्मूला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 53 इन फ्रंट ऑफ यू। P इज इक्वल टू nRT, जो गैस इक्वेशन है, उसको यूज करेंगे। उसने मुझे तमाम वैल्यूज दे दी है। वॉल्यूम पूछ रहा है तो मैंने प्लेस कर दिया। उसने मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताया, मैंने वैल्यू पुट इन कर दी। उसने मुझे वैल्यू ऑफ R भी बता दी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे जर्नल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, उसकी वैल्यू बता दी। जो उसने इंफॉर्मेशन दी, 27 डिग्री सेल्सियस दिया था, मैंने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। यू नो बेटर, 273 में ऐड कर दूंगा तो 300 आ जाएगा। So this is the statement. इसको जब मैं sort out करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो very simple, I'm getting the answer 0.08 मीटर क्यूब वॉल्यूम।
अच्छा, इसको मैं 0.08 मीटर क्यूब भी लिख सकता हूं, या 8 × 10⁻² मीटर क्यूब भी लिख सकता हूं, क्योंकि उसने ऐसी ऑप्शन दी है, इसलिए इन दोनों फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। सो इसको सॉल्व करने के बाद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व इट इजीली। एंड एमडी कैट स्टूडेंट, नो नीड टू कंफ्यूज, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना, आप सिंपली मल्टीप्लाई करते 5 ऑफ दिस एंड दिस 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू कैंसिल आउट द इफेक्ट, यू आर गेटिंग द सिंपल आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। एमडी कैट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेटली बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस होती है, आप आसानी से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग कि मेरे पास जो आंसर आता है आप लोगों के सामने इस स्टेटमेंट के मुताबिक अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, वैल्यूज आपको दी गई है, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है 4.8 into 10⁻24 of the water molecules given volume, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन दे दी है। अच्छा, has the number of moles of the water, ठीक है। अच्छा, उसने एक क्वेश्चन किया, इसे मैंने सॉल्व किया, वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड। हम लोग की फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो गिवन मास ओवर द मोलर मास, गिवन वॉल्यूम ओवर द स्टैंडर्ड वॉल्यूम टू 2.414 dm क्यूब। ये सारे कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के तमाम फार्मूला आपके जहन में होने चाहिए। उनमें से एक फार्मूला यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से। अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वेरी सिंपल। अब उसने मुझे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, मैंने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, व्हाट आई एम गेटिंग द वेरी सिंपल आंसर, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो 8 मोल्स बनते हैं हमारे पास जो भी वाटर के हैं। सो यही उसने पूछा था। Practicing all these questions in front of you just to give you the confidence that no need to worry about any kind of the calculation. These are very simple in fact. So अगर मैं क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, डेल्टा। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए प्लस सीरीज का टेस्ट 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 इन द इक्वेशन, ठीक है, ये जो हमने वंडरवॉल करेक्शन करके, प्रेशर करेक्शन करके, डेफिनेटली वॉल्यूम करेक्शन को डिस्कस करके, और मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, फैक्टर ए, फैक्टर बी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, उसकी बेसिस पे क्वेश्चन है। अच्छा, उसने मुझे कहा रिप्रेजेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता, ये वो वॉल्यूम होता है जिसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जब कहती है ना केएमडी, जो कि थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम इज निग्लिजिबल, इट इज नॉट निग्लिजिबल, इट इज कंसीडर्ड, और इसको कंसीडर करते हैं तो वो वॉल्यूम जब हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं मेजर वॉल्यूम में से, जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसमें फैक्टर बी को जो कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसको शामिल किया जाना चाहिए, और ए इज मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये दोनों फैक्टर ऐड करते थे, वैन डर वाल्स को ऐड किया था, और आप लोगों के पास पे किसी भी रियल गैस का जो भी फिनोमेनन था आप कैलकुलेट कर सकने के काबिल हुए थे। तो ये उसने सिंपल इंफॉर्मेशन पूछी कि व्हाट इज बी, तो ऑप्शंस दे रही है, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक और चीज याद रखिएगा कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स होता है, ठीक है। सो जारी बात है, आप कभी भी कितना कंप्रेस कर लें, आप एक खास लेवल से ज्यादा एटम्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, आपके पास स्पेसेस बच जाती हैं, उसके ऊपर भले जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दें, फिर उसके बाद गैस उतने डिस्टेंस से आगे मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देगी, और वो डिस्टेंस की वजह से उसका जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है दैट इज 4 टाइम्स, वेरी सिंपल, तो बेटर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 में स्टेटमेंट है 0.56 ग्राम गिवन मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 56 होता है, हमें पता है, पोटेशियम 39, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 ग्राम, क्लियर। उसका गिवन मास भी दे रही है, मोलर मास हमें पता है, हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इसे मैंने सॉल्व किया, वेरी सिंपल, सी इन द व्हाइट बोर्ड, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 56। हमने जो फार्मूलाए पढ़े थे, मैं रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। हमने पहले सिंपल सा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन द पर डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी में सॉल्यूशन। अच्छा, फिर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को जब ओपन किया तो मैंने गिवन मास ओवर मोलर मास कर दिया था, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पे लेक्चर्स में भी मैंने बात की थी, आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको कोई गिवन वॉल्यूम दे दिया जाए तो उस फैक्टर को जब हम उसके नीचे अप्लाई करेंगे तो 1000 अबव पे आ जाता है और जो भी गिवन वॉल्यूम है वो नीचे आ जाता है। सो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, मैंने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, इसमें मैंने गिवन मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर दी है, मैंने सिंपल केस कर दिया, मोलर मास मुझे पता है, उसने मुझे गिवन वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब कहा है, तो मैंने उसको 1000 जब 250 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा इसके 1000। आप इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग द वेरी सिंपल आंसर, दैट इज 0.04 moles per decimeter cube by applying this formula. One thing more, my dear students, यहाँ पे आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी, कर ली। अगर आपको गिवन मास फाइंड आउट करना हो, बाकी फैक्टर्स दे दिए जाए, आप कर सकते हैं। अगर आपको मोलर मास फाइंड आउट करना हो, बाकी फैक्टर्स दे दिए जाए, आप कर सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स को रिलेट करेंगे, आप इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली जब यूज करेंगे, ना सिर्फ मोलैरिटी बल्कि अगर बाकी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, कोई एक चीज पूछी हो, बाकी इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो आप गिवन मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट नाउ अभी मैंने मोलैरिटी फाइंड आउट करने की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर 0.56 ग्राम डिसॉल्व किया जाए 250 सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या होती है 0.04 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। बी ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फार्मूला टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के तमाम रेलेवेंट फार्मूला है, आपको पता होने चाहिए। उसने कहा सारे करेक्ट है एक्सेप्ट कोई एक गलत है। देखते हैं जी, अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो मास ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास बिल्कुल ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, इसको तो मैंने अभी अप्लाई किया आपके सामने, बिल्कुल सही है बेटा। अभी चार्ली, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 273 केल्विन पे है। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि अगर रूम टेम्परेचर पे हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम की बात करेंगे तो गैस के 1 मोल का रूम टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। और मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को एक और एक्सटर्नल बात बताई थी कि क्वेश्चंस में डिस्कस किया गया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 26 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम अपनी बुक में 0 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर गैसेस का कंसीडर करते हैं तो वहां पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड वॉल्यूम है। सो चार्ली फॉर्मूला भी ठीक है। अगर मैं डेल्टा देखता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स मास मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ द सेंटीमीटर क्यूब की गलती है, डेल्टा इज इनकरेक्ट। भाई हम डेसीमीटर क्यूब में बात करें 22.414 डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में बात नहीं करते, ठीक है। स्टैंडर्ड में हम सेंटीमीटर क्यूब नहीं यूज करते, डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। तो तमाम बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, माइनर से मिस्टेक है बट मिस्टेक है। व्हेन यू आर आंसरिंग द एमबीकेट क्वेश्चन यू मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजिलेंट एंड क्लियर अबाउट योर आंसर। सो डेल्टा इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स, कहता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आइडियल एंड द नॉन आइडियल गैसेस। तो तमाम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि एमडीक्यू 3 है, उसके पास ध्यान में रखिएगा आइडियल गैसेस क्या होती है, नॉन आइडियल गैसेस क्या होती है। मैं टेबल पर रखता हूं, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है। अल्फा में कहते हैं इट ओबेज गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस आइडियल गैस, ठीक है। It does not obey gas law because therefore the ideal gases एक सर्टेन लेवल आता है वो डेविएट कर जाते हैं, सही कह रहे हैं। बीटा में कहते हैं कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यस, और नॉन आइडियल गैसेस तो लिक्विफाई होती है, ठीक है। चार्ली में कहते हैं इट ओबेज द जनरल गैस इक्वेशन, इट ओबेज द वन वाल्व इक्वेशन, जिसकी भी बात की बिल्कुल ठीक है। डेल्टा में कहता है इट बिहेव्स आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मैं रिवाइज करता हूं, जब टेम्परेचर लो करेंगे ओके तो क्या होगा, मॉलिक्यूल करीब आएंगे जी, जब करीब आएंगे तो मोलेकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। ये तो मैं प्रेशर हाई करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, फैक्टर ए भी सामने आएगा और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर बी भी सामने आएगा, एक आइडियल गैस रियल बिहेव करेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो उसने इन्वर्स कर दिया इन दोनों को। सो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। उसने जो रियल गैस का फिनोमेनन है उसको डेफिनेटली आइडियल गैस में प्लेस कर दिया, इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारे पास कोई भी रियल गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल बिहेव करती है, और कोई भी आइडियल गैस लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे रियल बिहेव करती है, क्लियर है। सो डेल्टा इज इनकरेक्ट, ओके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. The amount of the solute dissolved in the fixed amount of the solvent of solution is called the, ठीक है, concentration of the solution. Which of the following method of concentration of the solution has no units? किसके यूनिट्स नहीं होते? रेशियोज के यूनिट होते. बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है. मैं ऑप्शंस देखता हूं. मोलारिटी के यूनिट्स होते हैं. अभी हमने मोल पे डेसिमल फाइंड आउट किया ना. मोलारिटी के यूनिट्स भी होते हैं. मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो. मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो. इसके कोई यूनिट नहीं होते. दिस इज माय आंसर. चलिए अपन वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया है कि रेशियोज के यूनिट नहीं होते. सो चलिए मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं. मोल फ्रैक्शन एक्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो दोनों के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे. यस, चलिए ऑप्शन इज माय आंसर. परसेंटेज टू परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं. सो चलिए ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following is the correct decreasing order of the strength of the intermolecular forces? कॉन्सेप्ट जेल में रखिएगा. हम जानते हैं कि intermolecular forces are physical forces. Done. Physical forces are weaker than the chemical, यानी intermolecular forces. बिल्कुल ठीक है. अब strongest physical forces hydrogen bonding. अच्छा. And weaker physical forces are the van der Waals forces. Okay. van der Waals forces मैंने 3 तरह की पढ़ाई थी. मैं रिवाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए. पहली डायपोल फोर्सेस, हाँ, स्ट्रॉन्गर होती हैं. फिर दूसरी एक नॉन पोलर एक पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जिसे हम डिबाय फोर्सेस कहते हैं. हाँ. और तीसरी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में, जिसको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं. जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है दो मॉलिक्यूल में, उतनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्स होती है. ये बातें सुन ली. अब मैं आंसर की तरफ आता हूं. उसने कहा मुझे बताओ, तरतीब से बताओ कि स्ट्रेंथ के एतबार से इनको किस तरह अरेंज किया जाता है. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी बोला था. फिर डायपोल है. और फिर सबसे वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान है जो नॉन पोलर है. और डायपोल अभी बोला पोलैरिटी तो है ना, अट्रैक्शन होगी. और हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन की वजह से बनती है. इसके अलावा कोई एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता. आपको यहाँ पे ये भी याद होना चाहिए कि आपने ट्रिक आउट नहीं होना. HCl के दरमियान जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज डायपोल फोर्स, जिसे हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 H2 और HF में होता है. HCl इज अ बॉटम लाइन केस, इसमें डायपोल फोर्स होती है. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने. पेपर आपके सामने आप देख सकते हैं. All of the following statements are matched correctly except, यानी जो मैच नहीं कर रहा. अभी देखते हैं. ऑप्शन ए में कहता है टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला. अच्छा, टर्म्स है, कंडीशंस पूछ रहे, रिक्वायर्ड क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज रिक्वायर्ड. हाँ, हमने अभी कैलकुलेट भी किया है. सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे टेस्ट का. पहले परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम फिर उसके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं. वी आर ऑनवर्ड. ठीक कहता है. बीटा में कहता है रिलेटिव अबंडेंस टर्म यूज्ड फॉर द आइसोटोप्स. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हमने इनकरेक्ट को देखना है. To determine the molecular formula, empirical formula is only required. But dear students, there is something here. ये गलत है. Empirical formula पता हो, हमें मोलर मास पता होना चाहिए. हमें empirical formula भी पता होना चाहिए, molecular mass भी पता होना चाहिए. तभी तो हम molecular mass divided by empirical formula mass इंटीजर n को कैलकुलेट करेंगे, और वो इंटीजर n फिर हम empirical formula से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फिर molecular formula आएगा ना. So my dear students, Charlie option is incorrect option. To determine the molecular formula, empirical formula पता होना चाहिए. इसके साथ साथ जो आप वेपर फेज मेथड से फाइंड आउट करते हैं, मोलर मास पता होना चाहिए. हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलेकुलर फार्मूला पता नहीं होता. हम इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास के जरिए फिर इंटीजर n निकालते हैं, फिर वहां से मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं. सो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था ये. चार्ली ऑप्शन में आंसर बड़े ध्यान से आंसर करने. इनकरेक्ट थी. और डेल्टा की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. कंबस्शन एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 62 है. कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. की नंबर 1 स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या कहते हैं. द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल यील्ड. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लाइन है, बिल्कुल स्टेटमेंट है. थ्योरेटिकल यील्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल ये एक्चुअल यील्ड. बिल्कुल ठीक कह रहा है. एंड नंबर 3 परसेंटेज यील्ड एक्चुअल और थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100. बिल्कुल ठीक है. नंबर 4 देखते हैं. द केमिकल इक्वेशन गिव्स द नॉन आइडियल स्टोइचियोमेट्रिक. तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन नॉन आइडियल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में बताती है.
थ्योरेटिकल है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये नंबर 4 स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, ये इनकरेक्ट है। कहता क्या है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दे आर करेक्ट। नंबर 4 इनकरेक्ट है और वो मैंने गलती बता दी है, वो नॉन आइडियल बोर्ड है, आइडियल स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यूज जो ध्यान में रखना होता है हमने। सो दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, पॉइंट चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। All of the following statements are matched correctly, okay, for the Boyle's law and the Charles law, except नेगेटिव जो नहीं मैच कर रही। टेबल बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपने इन तमाम पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना। दे आर हेल्पफुल, दे आर इन फैक्ट द रिवीजन ऑफ योर कॉन्सेप्ट, गॉट इट? सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग आपके सामने। अल्फा में कहता है P इक्वल टू K, ठीक है, बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ में बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, V इक्वल टू T इक्वल टू K and K depends upon the mass, temperature and nature of the gas। हाँ, वो प्रेशर वॉल्यूम बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रहता है, बाकी डिपेंडेंट जो है वो डेफिनेटली चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाती है। और इधर कहता है डिपेंड्स अपॉन द मास, प्रेशर एंड द नेचर ऑफ द गैस। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो हमारे पास उनकी रेशियो तो कांस्टेंट आएगी, सही कह रहा है। बीटा ऑप्शन भी ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर इनका जो कांस्टेंट है वो तो सेम रहेगा ना, बाकी फैक्टर्स के चेंज होने से नई कंडीशंस आ रही हैं। यस, सही कहते हैं। चार्ली में कहते हैं volume is inversely proportional to the pressure। yes, this is the Boyle's law। हाँ, कांस्टेंट रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें चार्ल्स लॉ में भी स्टेटमेंट ठीक है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, ग्राफ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट इज। देखने में आपको ये डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रही है, ग्राफ तो बिल्कुल सही बनाया गया ना, गलती क्या है? फोकस ऑन द वर्ड, डेल्टा ऑप्शन पे देखें, तमाम चीजें दिखने में सही है। एक वर्ड इसने कहा है आइसोबार, आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर। क्या बॉयल्स लॉ में प्रेशर सेम रहता है? नहीं सर, वही तो वेरिएबल है, उसी को तो चेंज करते हैं। तो आइसोबार कहना बॉयल्स लॉ को गलत है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, गॉट इट? और आइसोथर्म सेम टेम्परेचर, तो चार्ल्स लॉ में तो टेम्परेचर ही तो चेंज कर रहे हैं आप लोग। सो इसको आइसोथर्म के रिवर्स कर गया, गलत कह रहा है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, ये गलत है। कितना खूबसूरत सवाल है, आपने इन चीजों को ज़हन में रखना, आप लोग टेक्निकली हर चीज को देखना ताकि आप आंसर कर सकें। आइसोबार मीन कांस्टेंट प्रेशर एंड द बॉयल्स लॉ यू आर चेंजिंग प्रेशर। आइसोथर्म मीन कांस्टेंट टेम्परेचर and in the Charles law you are changing temperature, you are studying the relationship between temperature and the volume। So that's why this statement is wrong just because of this simple word। आपने हर चीज को गौर से देखना भी है और पढ़ना भी है आंसर करने से पहले, so that you can answer perfectly। Delta is my answer which is incorrect statement। clear? Question number 64 है, which statement about the 100 gram of the calcium, hydrogen, helium and NaOH in terms of the moles is incorrect। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने आते हैं ना। अब चूंकि उसने मुझे गिवन मास की बात की है, गिवन मास ओवर मोलर मास, चाहे वो एटम है मॉलिक्यूल है, इसमें से तमाम एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स नहीं और एक मॉलिक्यूल ही है ना, कैल्शियम। अच्छा, गिवन मास 100, ओके, 100 ओवर कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो क्या आते हैं? सुनो, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, तो 100 ओवर 40 यू आर गेटिंग 2.5 मोल्स ऑफ द कैल्शियम। गॉट इट? मैं आपको पहले बता रहा हूं 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अगर 100 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल है ना, बिल्कुल हमारे पास 50 मोल्स आ जाते हैं। अल्फा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है। अगर हम चार्ली की बात करें, हीलियम का मास 4 होता है, 100 ओवर 4 आपके पास 25 मोल्स आते हैं, बिल्कुल सही है चार्ली ऑप्शन। और डेल्टा में वो 2 मोल्स ऑफ कह रहा है NaOH। माय डियर स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आपको पता है 40 होता है, तो 100 ओवर 40 क्या आएगा? 2.5 मोल्स ऑफ NaOH। ये 2 मोल्स ऑफ NaOH कह रहा है, ये गलत है। वेरी सिंपल, इस सवाल को आपने किस तरह सॉल्व करना है? गिवन मास 100 ओवर द मोलर मास ऑफ द स्पीशी व्हाटसोएवर द स्पीशी इज, चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे एलिमेंट है, चाहे कोई भी है, तो आपने उसका मोलर मास प्लेस कर देना है और यूं आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको इन वेरी लिटिल टाइम इन सबको सॉल्व आउट करना है, सॉल्व करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट। तो दैट ऑप्शन इनकरेक्ट है, वो कह रहा है 2 मोल्स ऑफ NaOH, गलत कह रहा है 2.5 मोल्स ऑफ NaOH। वैसे भी आपको पता है कैल्शियम भी 40 था और NaOH भी 40 है, तो अगर कैल्शियम 2.5 मोल्स है तो ऑफ कोर्स NaOH भी 2.5 मोल्स होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 स्टूडेंट्स। गिवन द इक्वेशन, ठीक है, उसने एक इक्वेशन दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस इज नॉट करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इससे मैंने आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पर सॉर्ट आउट किया है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड।
बट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 65, यू कैन सी दैट मैंने इक्वेशन लिख दी। मैंने अपने लेक्चर्स में भी आपको एक बात बताई थी कि कभी भी ऐसे सवालों का जवाब ना फौरी तौर पर उस इक्वेशन को लिखें, उसके स्टैंडर्ड्स मैच कर दें। फिर आपसे वो कुछ भी पूछ ले, मैथ रिलेशनशिप पूछ ले, मैथ मोल रिलेशनशिप पूछ ले, मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप पूछ ले, वॉल्यूम कुछ भी पूछ ले, हम तमाम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को आंसर करेंगे। मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, तो उसने इक्वेशन दी थी, मैंने उसके नीचे सिर्फ मैथ लिख दिया। मोल्स का तो मुझे पता है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। अब उसने ये मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया है, इसका मास 44 ग्राम है, इसका मास 12 ग्राम है, और कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम है, तो 2 मोल तो 56 ग्राम हो जाएगा। अब इसको सेम रखिए और अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप देखिए मैं इसको आंसर कैसे करूंगा। अब आपके सामने स्टैंडर्ड बन गया है, अब मैं मैच करता रहूंगा, जो वो कहता जाता है उसको प्लेस करता जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 65 में वो कहता है विच इज नॉट करेक्ट। ओके, अल्फा में कहता है 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो इक्वेशन से पता चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इनकरेक्ट तो नहीं है, सही कह रहा है, मोल मोल रिलेशनशिप पूछे। बीटा में कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैंने स्टैंडर्ड ये बनाया था, ये बेटर नो, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहां पे उसने मोल मास रिलेशनशिप की बात की है, ठीक है। 40 में कहता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 24 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, सीधा वाइट बोर्ड, ये गलत है। आप देखें, आपके सामने भी मैंने कहा कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना जनरेट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड? 56 ग्राम को, इसका 44 ग्राम, इसके 56 ग्राम को जनरेट कर रहा है, और वो कह रहा है 24, गलत कह रहा है। तो ये गलत ऑप्शन है, यही इसने पूछा था, बताओ इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पेपर है, 40 ऑप्शन माय आंसर, और दैट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसने कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन का रिलेशन पूछा, बिल्कुल ठीक है। अब देखें, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती थी, बट दिस इज वेरी सिंपल। हाउ सिंपली यू कैन आंसर दैट if you will establish a balanced chemical equation with all of the standard masses and the volumes too, ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ऑन द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, ली-बैग्स मेथड जानते हैं ना आपको, कंबस्शन एनालिसिस को ली-बैग्स मेथड भी कहते हैं। CO2 and water are produced, ठीक है, water is a magnesium perchlorate which acts as a drying agent। अच्छा, इट इज अ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट में वाटर ऐड होता है, इट्स अ फिजिकल चेंज, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में 50% QH में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। वो एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो 2 MCQ सुनने रिलेटेड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंस की बात करें QH में, तो वो है केमिकल चेंज, और अगर वाटर की एब्जॉर्बेंस की बात करें तो सिंपल, इट्स गोइंग टू डाइल्यूट द मटेरियल, ये फिजिकल चेंज है। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर अल्फा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, नेगेटिव चीज देखनी है जो इनकरेक्ट है। कहता है ए में कि कॉलम ए में कहते हैं आइस, हाँ, कॉलम में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होते हैं। आइस का वॉल्यूम 9% ज्यादा हो जाता है, उसकी डेंसिटी 9% कम हो जाती है, वो फ्लोट करती है ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बड़ा कॉमन सा रिलेशन है। उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, कुछ मैंने रिवाइज कर दी, बाकी आपको पता होना चाहिए हेक्सागोनल उसकी अरेंजमेंट होती है। वन मोर थिंग आपको याद रखनी चाहिए कि जब आइस बन जाती है तो लोकलाइज्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं। वन ऑक्सीजन एटम इन द आइस, पॉपुलर एमसीक्यू एमडीकैट का रिलेटेड है इसलिए शेयर कर रहा हूं। वन ऑक्सीजन एटम इन द आइस इज एसोसिएटेड विद द 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 के साथ केमिकल बॉन्ड, 2 के साथ फिजिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी याद रखिएगा। पर अल्फा ठीक है, बीटा में कहता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डाइपोल फोर्सेस। भाई कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये सॉलिड कार्बन, ड्राई आइस की बात कर रहा है ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो भाई ये डाइपोल फोर्सेस नहीं है। हाँ, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस होती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो बीटा इनकरेक्ट है, मैं बाकी भी पढ़ देता हूं। चार्ली कहता है डायमंड में हाँ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, इसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक सॉलिड है, बिल्कुल सही है। बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये इस समस्या पूछी थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, मेरा आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 68 स्टूडेंट्स, which of the following is not example of crystalline solid? crystalline solid याद है, crystallinity, amorphous solids क्या होते हैं, crystalline solids क्या होते हैं, isotropic क्या होती है, anisotropic क्या होती है, cleavage plane, crystalline solid की प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन किया, बताओ कौन सा crystalline solid नहीं है। ओके, अल्फा में कहता है ग्लास,
ये मेरा आंसर है। पॉपुलर क्वेश्चन, अंडर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड, एमोर्फस सॉलिड, विट्रियस सिलिका या स्यूडो सॉलिड, ग्लास को ही तो कहते हैं। ये तमाम नाम ग्लास के थे जो मैंने बोले हैं, बड़े हैं। सो ये एमोर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन नहीं होता, इसमें क्रिस्टलिनिटी नहीं होती। बाकी मैं देखता हूं, हाँ आयोडीन सॉलिड मोलेकुलर सॉलिड है, क्रिस्टलाइन शेप है। सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है। सिलिकॉन कार्बाइड इक्विवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसने पूछा बताओ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, अल्फा ग्लास। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे। 15 ग्राम यूरिया हैज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, हमारे पास फार्मूला है मौजूद है, मैंने इसको सॉल्व किया आप लोगों के लिए सी द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, हमें यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। वेरी सिंपल, आप डायमाइनो मेथनॉल आपके सामने है। मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम होता है। अच्छा, यूरिया के 60 ग्राम मोलर मास में एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 4। देख सकते हैं फार्मूले से, एक मोल यूरिया में 4 हाइड्रोजन एटम्स है। उसने पूछा क्या कहते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 15 ग्राम। अब वैसे तो मैं जुबानी भी कैलकुलेट कर सकता हूं, जुबानी कैलकुलेशन आसान है, जो बच्चे एक्सपर्ट है दे कैन गो फॉर दैट। बट तमाम बच्चों के लिए फॉर देयर लर्निंग मैंने इसका जो फॉर्मूला मौजूद है उसको एक्सप्लेन किया। इसमें व्हाइट बोर्ड देखें, मैंने गिवन मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी चीज के फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो गया नंबर से, वो देखो मैंने कर दिया। अब उसने मुझे कहा बताओ हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं। अगर मैं 15 over 60 मल्टीप्लाई बाय 6.18 10 power 23 अगर गेट द नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मोल ऑफ यूरिया आ जाएंगे। एक मोल ऑफ यूरिया में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मुझसे उसने पूछा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। एक मोल यूरिया में 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो 15 ग्राम यानी उसके उस मोल में कितने होंगे? दिस इज द वैल्यू गिवन मास ऑफ मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड आउट करना है। वो कार्बन पूछ सकते हैं, वो ऑक्सीजन पूछ सकते हैं, वो नाइट्रोजन पूछ सकते हैं। क्लियर है? मैं तमाम किसी पैटर्न में आंसर कर दूंगा, जो वो पूछेगा उसमें आंसर करूंगा। सो 4 आ गया, यू आर गोइंग टू गेट दैट 6.02 10 power 23, क्योंकि 15 by 4 and 4 is being cancelled by the 4, you are being left with only Avogadro number, जो क्या आपका आंसर है। क्लियर है? वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर योर एमडी पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following method is used to determine the percentage of oxygen in the given organic compound by popular question? हम कंबस्शन एनालिसिस से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन में या जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े, कार्बोहाइड्रेट जिसमें बर्न करें, उसमें ऑक्सीजन अगर आप 2 की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया था, तो आप 100 में से फिर तीसरी की उन दोनों को सम अप करके माइनस करके डिफरेंशियल मेथड से निकालते हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बाय द डिफरेंस मेथड। चार्ली ऑप्शन है, बट फॉर यू पीपल ये जो इसने अल्फा और बीटा ऑप्शंस लिखी है ना, डूमास मेथड एंड जेल्डाल्स मेथड, ये किसकी एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं मैं डियर स्टूडेंट्स? ये नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नाम आया है तो मैंने अल्फा और बीटा ऑप्शन, ये दोनों मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं, आपको बता दें आपके काम आएंगे। बाकी ऑक्सीजन डिफरेंस मेथड से परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, और कंबस्शन एनालिसिस में आपको बता चुका हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कंबस्शन एनालिसिस टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। गॉट इट? सो बहरहाल यहाँ पे चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है, वेरी सिंपल। पेपर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। By using the value of the Avogadro constant, calculate the total number of atoms in the 7.1 gram of chlorine element. Beautiful question. उसने क्लोरीन एटम की बात की है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात नहीं की। ये वर्ड्स बहुत माने रखते हैं। आपने एमडी कैट की स्टेटमेंट्स में इनको फोकस करना होता है कि एटम्स की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, किस चीज को फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है, किसी एक एटम को फाइंड आउट करना है। तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसने गिवन मास दिया, और मैंने जो मोलर मास लगाना है ना, वो मैंने एक एलिमेंट का लगाना है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, आई सॉल्व्ड इट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 71, उसने बताया, पूछता है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स फाइंड आउट करो। तो भी जब आपने एटम्स के नंबर को फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे ना, तो फिर हम एटॉमिक मास यूज करेंगे ना। आई एम पुटिंग माय एनर्जी ऑन दीस वर्ड्स बिकॉज दीस आर वर्थ इंपॉर्टेंट, दे कैन मिसगाइड यू एंड दे कैन गाइड यू आल्सो।
not my words, but the statement can confuse you. To get out of this confusion, I am focusing on these words. उसने एटम्स की बात की है तो मैं स्टैंडर्ड में एटॉमिक मास लिखूंगा. गिवन मास है 7.1 ग्राम, 35.5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट आई एम गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग दिस 1.2 10 इज पावर 23 फैक्टर हमारे पास बड़ा सिंपल सा आ जाए तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं. यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. क्लियर है? सो इन ऑप्शंस को देखें तो मेरे पास सेल्फ ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 72 है सोडियम reacts with excess oxygen to form sodium peroxide. ठीक है, shown in that equation. ठीक हो गया. The maximum mass of Na2O2 formed when 2.3 gram of the sodium. वो practice. Let's make a standard. Let's make a standard to answer perfectly this question. See on the whiteboard. But dear students, question number 72. वो तमाम डिबेट जो मैं लेक्चर्स में करता हूँ, क्योंकि इस टेस्ट में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बात की है, वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ. वास्ते मैंने एक इक्वेशन लिख दी है, क्वेश्चन दी है. अब उसमें मैंने हाईलाइट करके नंबर ऑफ मोल्स भी लिख दिए. भाई सिंपल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल. अब मैंने खुद ही स्टैंडर्ड बनाया, मैंने इसके सवाल का जवाब देना था, मैंने उनके मैसेज भी लिख दिए. अब वो मुझसे पूछ रहा है क्या, मुझे कहता है बताओ कि मास ऑफ सोडियम Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है कितना, कि जब एक सर्टेन अमाउंट, आप देखें पहले मैंने मोलर रेशियो लिखी, इसके 2 मोल्स हो तो इसका 1 मोल बनता है. ठीक है, इसका 5 मोल हो तो इसका 0.5 मोल बनता है. जो उसने स्टेटमेंट में पूछा था, मैं स्टेटमेंट रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए फॉर योर हेल्प. उसने कहा मुझे बताओ कि अगर 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम हो तो कितना मास जनरेट होगा. अब सुनो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 46 ग्राम हो कितना मास बनता है. आप इसको वैसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग फार्मूला इन अ वेरी सिंपल मेथड. अगर आप इसके मास को हाफ कर दें, 23 कर दें, इसका मास भी हाफ कर दें, 39 आ जाएगा. अब इसने 23 को 2.3 कर दिया है तो आप इसको 3.9 कर देंगे. आप ये फॉर्मूला ना भी अप्लाई करें तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो आपने स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया है उसको वैसे वेरी सिंपल आंसर कर सकते हैं. बट फॉर योर हेल्प मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आप नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो निकालें, नंबर ऑफ मोल्स आगे मास फाइंड आउट करना है तो आप उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, गेटिंग द आंसर. अब ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन वो प्रैक्टिस में मैंने किया वो आपको आसान लगेगी. कैसे? अब देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं. आपने स्टैंडर्ड बनाया, अब उसने कहा जी 46 की ब्रेड 23 ग्राम, 2.3 ग्राम कह रहा ना, तो मैंने इसको खुद हाफ किया. 46 का हाफ किया 23, इसको भी हाफ कर दिया, 39 आ गया. उसने 23 को 2.3 कर दिया तो मैंने इसको 3.9 कर दिया. विदाउट अप्लाइंग दिस फार्मूला आई कैन आल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ एनीथिंग व्हिच इज बीन आस्क्ड. मास रिलेशनशिप है, मोल मास रिलेशनशिप है, कुछ भी पूछ ले मैं आंसर कर सकता हूं. ठीक हो गया. तो ये फार्मूला भी आपके सामने पेश किया, गो फॉर दैट. सो द आंसर इज द अल्फा ऑप्शन. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि कोवेलेंट सॉलिड्स जिनमें रखिएगा हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट. रीजन है कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की. अल्फा में क्या कहते हैं, हैव higher melting points and boiling points. They are very high melting and boiling points due to the strong covalently bonded network. जैसे ब्राह्मण 4100 केल्विन. बिल्कुल सही है. एक्सेप्ट नेगेटिव को देखना. दे आर नॉन वोलेटाइल, यस. दे आर हार्ड, यस. डक्टाइल. डक्टिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? यू कैन मेक द डक्ट्स. Oh no, that's the property of the metallic solids. ये गलत स्टेटमेंट है. देखो अगर ये स्टेटमेंट होती ना दे आर नॉन वोलेटाइल एंड हार्ड, फुल स्टॉप, तो ये ठीक थी. अब उसने एंड डक्टाइल कहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है. आपने एक वर्ड भी अगर मिसमैच हो तो उसको हाईलाइट करना होता है. बीटा ऑप्शन रॉन्ग है, मैं बाकी भी पढ़ लेता हूं. दे हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग. डेल्टा में कहते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. बिल्कुल ठीक है. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि इनकरेक्ट है. बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 74, students. The change energy at constant pressure in a physical or chemical process is called enthalpy change. बिल्कुल ठीक है. enthalpy change की definition है, we know that. Identify the correct decreasing order of enthalpy. The popular question, the verdict of your book line है. आप फ्यूज करते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं, फिर वो गैसियस फेज में जाता है. आपको एंथैल्पी फ्यूजन चाहिए होती है डेल्टा एच. फिर उससे ज्यादा आप वेपोराइज करते हैं ना, वेपोराइज करते हैं, बॉयल करते हैं, डेल्टा एच होती है सिंपली. और अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे एकदम इतनी ज्यादा एनर्जी देने के मटेरियल आपके सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाए तो दैट विल बी द मोर एनर्जी ना. यस. सो अगर आप इस प्रॉपर्टी को अपने ज़हन में रखेंगे तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फिर वेपोराइजेशन की होगी और फिर फ्यूजन यानी मेल्टिंग की होगी. सो इन पॉइंट्स को अगर ज़हन में रखें
अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं एग्जैक्टली अल्फा इज द आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर को ध्यान में रखिएगा उस तमाम पॉइंट्स को। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द सेम लिक्विड ऑन इन द क्लोज कंटेनर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्ट जो नहीं इफेक्ट करता, नेचर ऑफ लिक्विड बिल्कुल इफेक्ट होती है, हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, तो अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। आप पानी को चाहे एक बहुत बड़े टब में ले लें, एक बीकर में ले लें, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहना चाहिए। तब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेगा तो फिर चेंज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड टेकन। बीटा इज माय आंसर। बाकी देख लेते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हाँ करती हैं, जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतना कम वेपर्स बनेंगे, यस। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे। तमाम फैक्टर पे डिपेंड करता है, बीटा पे डिपेंड नहीं करता। वेरी सिंपल आंसर, दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टू डिफरेंट आइसोमॉर्फिक substances. Iso means same, morph means the shape or the appearance. Isomorph crystalline solids की property आपके ज़हन में है ना, the two different substances are in the same shape. What is isomorphism? उनके पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अल्फा में क्या था, दे शो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टेबल बना हुआ बुक में हमने याद किया हुआ, कॉमन एग्जांपल है, पता होनी चाहिए, पूछ लिया, ठीक है। दे शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। Who says the two different compounds how they can have the same physical properties? Wrong. उसने कहा था गलत बात बता रही, इनकी शेप सेम होती है, बाकी उनकी कह रहे हैं दे शो द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। बीटा इज रॉन्ग स्टेटमेंट, मेरा आंसर है, और दे हैव द सेम एटॉमिक रेशियो, ठीक है, ये बातें ठीक है, बट बीटा इज इनकरेक्ट, जो कि मेरा आंसर है। बीटा इज द रॉन्ग स्टेटमेंट जो मैं फाइंड आउट करनी थी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 77 है, पेपर आपके सामने है। द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स बट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द फेसेस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिकल शेप। फेस सेंटर, जैसे सोडियम क्लोराइड है, फेसेस भी होते हैं, कॉर्नर्स पे भी होता है, गॉट इट। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। केमिकल इक्वेशन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस एक्सेप्ट। लिमिटेशंस मतलब नहीं बताती, इसके बारे में नहीं पता इसे, ठीक है। अब तमाम लिमिटेशंस है एक्सेप्ट, देखते हैं। अल्फा में कहता है डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस, ठीक है, लिमिटेशन है ना इसकी। बीटा कहता है स्टिशियोमेट्री डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टिशियोमेट्री। ये लिमिटेशन का नहीं, ये बीटा इज माय आंसर, दिस इज नॉट द लिमिटेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टिशियोमेट्री, दिस इज नॉट लिमिटेशन। चार्ली बट दे कैन बी रिटन इवन फॉर दोस चेंजेस, ठीक है, लिमिटेशन है ना। दे डू नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द लिमिटेशन। यू नो व्हाट इज लिमिटेशन, ये प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर बीटा की बात करते हैं तो बीटा इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टिशियोमेट्री, क्लियर है। सो बीटा इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। गिवन में ऐसे जी, पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व करता है 20 ग्राम ऑफ वाटर में, अच्छा, देन द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द KCl इज। बहुत सादा सा सवाल है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रिवीजन के लिए से व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए सॉल्व किया, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 79 सिंपल। हम जानते हैं जब वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो हम मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का सम ऑफ सॉल्यूशन का मैस कंसीडर करेंगे। उसने मुझे 20 ग्राम सॉल्वेंट का मैस दिया है और 5 ग्राम सोल्यूट का मैस दिया है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 25 हो जाएगा ना सोल्यूशन का मैस जी। तो मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, द आंसर इज 20%। वेरी सिंपल एंड क्लियर ऑप्शन, वेरी सिंपल। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NaCl, सोडियम क्लोराइड के एसोसिएटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरी सिंपल, देखते हैं। अल्फा में कहते हैं शो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन, यस। क्रिस्टल लैटिस हम जानते हैं, सही स्टेटमेंट है। इट हैज
4 फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, यस इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डाटा में कहते हैं NaCl इन द सॉलिड स्टेट हैज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। NaCl में तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि 1 सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड एंड दैट वाइस वर्सा, वो तो एक एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो है, बिल्कुल गलत कह रहा है। हाँ, गैसियस फॉर्म में NaCl एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सॉलिड नहीं, वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में NaCl पाया जाता है, NaCl की फॉर्म में, ठीक है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, क्योंकि गलत कह रहे हैं सॉलिड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 81 है 9 ग्राम आइस 0.5 मोल ऑफ H2O की बात कर रहे हैं। 9 ग्राम आइस, आइस वाटर ही होता है ना, तो 18 ग्राम उसका मैस होता है, तो 9 हाफ कर दिया तो 1 से हाफ मोल हो गया, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। इट कंटेन्स 3.1 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ, हाफ मोल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 6.02 का हाफ 3.01, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट कंटेन्स 3.01 ऑक्सीजन एटम, यस 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, तो वो भी हाफ मोल हो जाएगा, हाफ नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 40 में कहते हैं कंटेन 6.2 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। जी हम जानते हैं 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम वाटर में हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम के होते हैं। ये हाइड्रोजन एटम की बात करें, अब आपने उसके हाफ मोल कर दिए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2Na से 1Na हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। तो 6.2 10⁻23 बिल्कुल सही है। डाटा में कहते हैं इट कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी बात सुने, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में 18 ग्राम में 3Na एटम्स ना, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन। अच्छा, जब आपने उसको हाफ किया है तो 3 को भी हाफ कर दे, 1.5 Na आ जाएगा ना, यस 1.5 Na, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 18 10⁻23 क्या आता है? 9.80 10⁻23। तो ये 8 कह रहा है, गलत कह रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। 9.03 10⁻23 इज माय आंसर। सो डेल्टा इज रॉन्ग ऑप्शन। आप देखें कि आपने एमडी कैट में ऐसे क्वेश्चन को इन सेकंड्स कैसे सॉल्व करना है। आपने Na के साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी यूनिट पूछा है, और उसके मुताबिक आपने आंसर करना है। एंड डेफिनेटली 1.5 का आंसर जब 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9.03 10⁻23। क्लियर? डेल्टा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट जो उसने बोली, और ये मेरा आंसर था, हमने रॉन्ग को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड? सेम केमिस्ट्री, सेम स्टोरी, मैंने इसे सॉल्व किया आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, अब अगर हम थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन करता हूं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसकी बात करते हैं, इसका मास कितना होता है? 56, 16 ग्राम ये, 40 ग्राम कैल्शियम, 56। अच्छा, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, स्टैंडर्ड सेटिंग की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कितनी आयंस होते हैं? 2Na। ओके, अब उसने मुझे 2 काम किया, उसने एक तो गिवन मास हाफ और उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो मैंने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने ना, मैं गिवन मास और द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवरेज नंबर। अब उसने नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड कितने आयंस बनाता है? एक कैल्शियम आयन, एक ऑक्सीजन, 2 आयंस बनाता है, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द 2। इसको जब मैं सॉर्ट आउट करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 6.82 तो ये मेरा आंसर होगा। वेरी सिंपल एंड क्लियर ऑप्शन दैट वाज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा इज माय आंसर, वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट दैट, और ये मेथोडोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो बीटा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन क्या देखते हैं? यूज ऑफ द प्रेशर कुकर, ऑफ कोर्स आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन, हाँ यहाँ पे आप एक्सटर्नल प्रेशर लो करते हैं, उसको जल्दी बॉयल करते हैं। चार्ली इज माय आंसर, बोथ ए एंड बी, ये दोनों उससे रिलेटेड है, उसकी एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन देखनी है। वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीटा देखते हैं, बीटा गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की बॉयल्स लॉ, बीटा तो गलत कह रहा है। चार्ली, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, ये भी गलत कह रहे हैं। और डेल्टा, टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्ट रिलेशन है वो अल्फा, ये बाकी तीनों रिलेशन गलत है, अल्फा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्टेटमेंट है
112 gram iron is treated with a steam at 500 degrees Celsius. Lenz process है, ठीक है. The amount of the hydrogen gas produced in this reaction is. Well, my dear students, इसने एक इक्वेशन भी दे दिया, आपको हेल्प आउट भी कर दिया. अब इसको मैंने सॉल्व किया व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों के सामने. सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड, उसको देखते हैं क्या आंसर आता है. Well, my dear students, see the answer of the last question of the today's test. कैसे सॉल्व करना है. इक्वेशन उसने बताई, मैंने इक्वेशन लिखी जो उसने कहा, उसमें मैंने मोलर रेशियो फाइंड आउट करनी है. सी दैट उसने मुझे पूछा है कि बताओ कितने ग्राम हाइड्रोजन बनेगी. सी दैट मैंने सबसे पहले मोलर रेशियो लिखी आयरन की और हाइड्रोजन की. आयरन और हाइड्रोजन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल्स हैं तो इसके 4 मोल्स बनते हैं जी. उसने मुझे मैथ दिया, 112 ग्राम. अब मैं जानता हूं कि 1 मोल आयरन एलिमेंट 56 ग्राम होता है, तो अगर उसके 2 मोल्स होंगे तो कितना होगा 112. ये जो मैंने 2 लिखा है उसके गिवन मैथ से लिखा है. उसने मुझे 2 आयरन के एटम्स दिए हैं. 112 का मतलब है 2 मोल्स ऑफ आयरन एटम, वो मैंने लिख दिया. अब इसके फाइंड आउट करने हैं एक्स. तो सिंपल एक ऑफ मेथड आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ऑफ कोर्स 3x एंड 4/2 8. आप सॉर्ट आउट करते हैं एक्स. आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं इसके हाइड्रोजन के. आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए. अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं तो हम इसका डेफिनेटली मास फाइंड आउट कर सकते हैं ना. यस, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें. So we are getting the amount of hydrogen gas produced या mass of hydrogen gas produced, number of moles multiplied by mass के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5.34 ग्राम. सो अगर आपको 112 ग्राम आयरन दिया जाए तो कितनी हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है. आंसर आपके सामने है, वेरी सिंपल एंड क्लियर. Charlie option is my answer. Well, my dear students, that was all about the today's A+ series test, which was the first test of the MBK chemistry. I hope कि इसकी डिस्कशन से आपने अपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन और करेक्शन की होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है. तब तक अल्लाह हाफिज.